नाज़रीन, सीएनएन पाकिस्तान के फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सऊदीया और इसराइल की रिलेशन के हवाले से, इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार होगा। इस खिते में इंतहाई अहम और मुल्क है वो ईरान है। ईरान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि शायद जो इसराइल है वो उस पर हमला करेगा या ईरान जो है वो इसराइल के ऊपर हमला करेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ईरान के सीनियर एटमी साइंसदान जो है उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी किलिंग हो चुकी है। तमाम तर मौजूदात पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं सोशल मीडिया स्टार और हमारे भाई। बड़ा अच्छा, इनका अपना भी चैनल है, बड़ा अच्छा बोलते हैं, खासतौर पर इनके जो बोलने का अंदाज है वो इंतहाई जबरदस्त किस्म का है। मखदूम शहाबुद्दीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मखदूम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पार्टिसिपेट करने के साथ। थैंक यू वेरी मच जनाब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और इतने आपने अच्छे अल्फाज मेरे लिए बोले उसके लिए बहुत शुक्रिया। मखदूम साहब, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, हम स्टार्ट कर लेते हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान का इस तमाम तर सिचुएशन में क्या किरदार है? देखिए, सबसे पहले बड़ी अहम चीज एक ये है कि पाकिस्तान जो है उसका किरदार हमेशा से इस पूरे मामले के अंदर बड़ा अहम रहा है। यही वजह है कि आप ये पूरी कॉन्स्पिरेसीज देख रहे हैं जो कि मुल्क के अंदर फैलाई जा रही है। पहले इमरान खान को निशाना बनाया गया, फिर कहा गया कि फौज चाहती है इसराइल को तस्लीम करना, कुछ एंकर्स फौज सामने ला रही है, फिर उसके ऊपर बाबर इफ्तिखार साहब को सामने आना पड़ा। तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर आप समझें कि पाकिस्तान का किरदार अहम तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वाहिद एटमी ताकत है इस्लामी दुनिया की। और अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो बहुत सी राहें खुल जाएंगी, फिर कुछ रहेगा नहीं पीछे। दो ही ममालिक हैं, एक तो सऊदी अरब और दूसरा पाकिस्तान। तो सऊदी अरब भी रिलक्टेंट है, उसकी बड़ी कोशिश थी कि सऊदी अरब से पहले अगर पाकिस्तान कर ले तो उसके लिए भी बड़ा ये बात कंफर्टेबल हो जाए। तो पाकिस्तान जो है वो हमेशा से इसराइल को खटकता भी रहा है। और इसराइल के मामले के अंदर अभी रिसेंट पूरे इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ के सामने आती है कि इसके अंदर ये सब कुछ होने से पहले आप देखें, जवाद जरीफ साहब भी पाकिस्तान तशरीफ लाए और बड़ा ही एक क्लोज दौरा था, जिसके अंदर उनके अगर आप वर्ड्स पे भी ध्यान करें तो उन्होंने अपनी ट्वीट्स के अंदर कहा कि मैं अपने भाइयों से मिलने आया हूं, मेरे भाई जनरल बाजवा, मेरे भाई इमरान खान, मेरे भाई शाह महमूद। तो वो जो एक बर्फ थी बड़ा अरसा जो रही, इंडिया के साथ उनकी कुर्बतें रही, वो पिघल चुकी है। और अब 180 डिग्री शिफ्ट आ चुका है उस ईरान के रिलेशंस में, इंडिया के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। तो ईरान की पाकिस्तान के साथ कुर्बत भी उन्हें बहुत खटक रही है। यानी सऊदी अरब से तो पाकिस्तान की जो दूरी है वो सबके सामने है, लेकिन इसराइल को तस्लीम ना करने का असूली मौकफ, सऊदी अरब के साथ दूरी, और फिर ईरान के साथ, तुर्की के साथ और कतर के साथ, इन तीनों ममालिक के साथ पाकिस्तान की बढ़ती हुई जो कुर्बतें हैं, ये उस पूरे ब्लॉक को जो दूसरा बन चुका है, ब्लॉक और नियोम के अंदर जो मुलाकात हुई, और वो तीन जो अनासिर हैं, और उसमें फिर यूएई को भी शामिल कर लेना चाहिए क्योंकि यूएई इस पूरे के अंदर बड़ा अहम स्टेक होल्डर है। तो वो जो 4-5 ममालिक बनते हैं, यूएसए, इसराइल, सऊदिया, यूएई और बहरेन को भी आप डाल लें बीच में, तो ये तमाम तर ममालिक को ये वाला ब्लॉक बहुत ज्यादा खटक रहा है। और इस ब्लॉक के अंदर तुर्की के बाद अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क पाकिस्तान ही है, क्योंकि अरबों को पहले खटकता था सिर्फ तैयब एर्दोआन के ये क्यों उम्मत मुस्लिमा की आवाज बन रहा है, ये क्यों सामने आ रहा है, ये क्यों ये बातें कर रहा है। लेकिन अब वही सब कुछ तैयब एर्दोआन की चीजों को भी कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक और बंदा सामने आ गया, इमरान खान, जो खाकों पे भी बात करता है, जो मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म पे भी बात करता है, जो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान अब निगाहें लगा के देख रहे हैं। तो अरबों को ये चीज तो खटकेगी, क्योंकि वो तो बड़ा अरसा अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस रहे हैं ऑफ द मुस्लिम उम्मा। वो तो द वॉइस ऑफ मुस्लिम उम्मा रहे हैं, लेकिन दे हैव नेवर रिप्रेजेंटेड इट। स्पेशली जब से मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरेबिया के, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा और यूएई के अंदर बिन जैद आए क्राउन प्रिंस, ये जो नई पौध है इसने तो उम्मत मुस्लिमा का सौदा किया। चले आप फलस्तीनियों के खूने नाहक पे बात कर लें, तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर इवन यूएई के वजीरे खारजा ने फ्रांस के सदर के बयान को डिफेंड किया। यानी तुम तरदीद नहीं कर पा रहे तो आप उसे डिफेंड करने पे उतर आए। तो इन्हें तो चाहिए था कि ये इसी तरह से सौदागरी जारी रखते, लेकिन वो सौदागरी जो इनकी थी वो पूरी तहस नहस हो गई पाकिस्तान और टर्की के अलायंस से, और दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर्स की इमरजेंस से, जो अल्टरनेट, जारी बात है आप खला पैदा करेंगे लीडरशिप का तो नई लीडरशिप आएगी, समवन विल रिप्लेस यू, एंड दैट हैज हैपेंड। अच्छा मखदूम साहब, हम आगे जाके इंटरव्यू आपसे ये भी पूछेंगे कि डॉक्टर शायद मसूद साहब ने क्या अहम इंकशाफ किया है, लेकिन हम आज की जो डेवलपमेंट हुई है, बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, उस हवाले से हम ये भी पूछेंगे कि इसराइल का पहला तैयारा जो है वो लैंड हो चुका है यूएई में। फिर हम देखते हैं कि सऊदी अरब ने एयर स्पेस अपनी वो उसकी परमिशन दे दी है।
ये ईरान के लिए कितना खतरा बन सकता है? देखिए, ईरान के लिए ये बहुत बड़ा खतरा इस तरह से बन सकता है क्योंकि इसराइल जो है वो दो ममालिक के अंदर अपनी अगर फौजें उतारता है और अगर वहां से वो कार्रवाई करता है, आगे चल के ये बेसिस के साथ मिलिट्री कॉपरेशन करते हैं और वो दो ममालिक बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात होते हैं। तो इस किसी भी मुल्क के लिए इससे अच्छी बात और क्या होगी कि उसकी जंग उसकी सरहद से सैकड़ों किलोमीटर दूर लड़ी जा रही हो, उसकी जंग उसकी अपनी सरहद पे ना लड़ी जा रही हो। तो वो तो यही चाहते हैं क्योंकि यूएसली और अगर आप ज्योग्राफी भी देखें तो वो जोग्राफियाई तरीके से भी वो करीब बनता है। तो उनके लिए अटैक करना वहां से बहुत आसान होगा। ये जो इनकी कुर्बतें बढ़ रही हैं इतनी जल्दी और जिस स्पीड से ये बढ़ रही हैं, यानी ऐसे लग रहा है जिसे आप कहते हैं खड़े मिले हैं एक दूसरे को और एक दूसरे को इन्हें यानी एक डेढ़ महीने के अंदर इन्होंने वो मुआहदे साइन किए, इतनी चीजें इनकी आपस में हुई कि ये थोड़ा सा खौफजदा करने वाली चीज है। और अगर बात की जाए कि ईरान ईरान देखें डायरेक्टली इनका मुकाबला नहीं कर सकता। वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक। ईरान दो तीन चीजें हैं जो ईरान कर सकता है। एक तो ईरान प्रॉक्सीज के जरिए हौसियों के जरिए सऊदी अरब की तेल की तनसीबात, फिर जो आबनाए हुर्मज है उसके अंदर वो अपने जो तेल की तनसीबात है उनके लिए एक कांस्टेंट थ्रेट है, इसीलिए वेस्ट की नींदें उड़ी होती हैं। तो ईरान के पास अल्टरनेट वेज हैं काउंटर करने के लिए, लेकिन डायरेक्टली कभी भी ईरान जो है इस पूरी सूरत हाल के अंदर इन पे अटैक नहीं। ये बात बड़ी वाज़ेह है। इनमें से किसी एक मुल्क का मुकाबला भी करने की उसके पास सकत नहीं है, क्योंकि पाबंदियां लगी, उसकी अपनी मईशत ऐसी खराब हुई उन सैंक्शंस की वजह से जो यूएसए ने लगाई। लेकिन एक सबसे खतरनाक चीज जो इस पूरी सूरत हाल के अंदर है वो ये है, और जिसके ऊपर बीबीसी ने पहले आर्टिकल लिखा और बाद में ईरान की पार्लियामेंट की तरफ से भी एक कानून पास हुआ और अब उसके ऊपर मजीद बातें हो रही हैं। 3 अपडेट्स हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। बड़ी अच्छा, दिलचस्प मखदूम हैं साहब, मैं जी। आपकी बात करता कलामी मैं कर जी जी। एक और जो आपने 3 ईरान की गिनवाइयाँ कि किस तरीके से अटैक कर सकता है, आप लबनान के हवाले से भी मत भूलिएगा कि हिजबुल्लाह जो है वो इसराइल के ऊपर अटैक वो भी कर सके। बिल्कुल, अगर तो वो प्रॉक्सीज में बिल्कुल लबनान को वो इस्तेमाल कर सकता है। वहां पर हिजबुल्लाह इज अ कांस्टेंट थ्रेट। और हिजबुल्लाह, अगर आपको मजे की बात बताऊं, ये जो बड़े गुज़श्ता दिनों में बात चली कि हाइफा शहर के ऊपर हमला होना चाहिए, जो इसराइल का साहिली शहर है, दूसरा या तीसरा मोस्ट पॉपुलस सिटी है इसराइल का, उसे ये कांस्टेंट थ्रेट हिजबुल्लाह भी उसके लिए थ्रेट रहा है माजी में उस शहर के ऊपर हमले का, क्योंकि इट्स एन इजी एक्सेस तल अवीव की निस्बत। तो वो एक और बड़ी अहम प्रॉक्सी है ईरान की। इसके अलावा बीबीसी ने एक आर्टिकल लिखा कि ईरान मुख्तलिफ तरीके क्या हो सकते हैं, ईरान बदला कैसे ले सकता है। एक चीज तो यह है कि अगर ये सोचा जाए कि ईरान बदला नहीं लेगा तो ये अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात होगी, क्योंकि ईरान बदला लेगा। उससे और कुछ ना हुआ, वो इराक के अंदर किसी अमरीकी तंजीबात को निशाना बनाएगा, बट ईरान विल। अब इसके अंदर 3-4 बड़ी दिलचस्प चीजें हैं। इस दफा आप हसन रूहानी साहब का बयान देखें जो उनके सदर हैं, उन्होंने कहा कि हम बदला जरूर लेंगे, हम कैलकुलेटेड और डिसाइसिव रिवेंज लेंगे, लेकिन वी विल नॉट फॉल प्रे टू एनीवन, हम किसी के जाल में नहीं फंसेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ईरान को तैश दिला रहे हैं कि 19 जनवरी 2021 तक ईरान कोई हमारे ऊपर जवाबी कार्रवाई करे, ईरान इस जाल में फंसे और हम उसकी आड़ में उसे बहाना बनाते हुए ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स है और उसका एयर डिफेंस सिस्टम है उसे नाकारा बना दें। तो ईरान ऑल्सो नोज दिस इज अ वेरी एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। तो ईरान भी इसलिए थोड़ा सा बैकफुट पे है। यानी अगर ये कहा जाए कि ईरान बहुत ज्यादा वायलेंस करेगा, लेकिन इसके अंदर तदबीरें कभी कभी आपकी उलट भी हो जाती हैं। अब एक बात, बाइडन आता है तो वो मुआहिदा भी रिन्यू होगा जो इनके साथ मुआहिदा था उसके जी, मुताबिक। बिल्कुल। अभी लेटेस्ट अपडेट अभी ये आई है कि बाइडन ने ऐलान किया कि अगर ईरान कंप्लाई करता रहता है उसके साथ तो हम वो मुआहिदा फिर से रिन्यू कर लेंगे, जो ट्रंप ने तोड़ा था कि ये ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हॉल्ट कर देगा, पॉज कर लेकिन देगा। मखदूम साहब, दूसरी तरफ देखें तो ईरान की पार्लियामेंट ने जो बिल मंजूर किया है वो यही बीबीसी ने ये लिखा पहले, फिर ईरान की पार्लियामेंट की चीज आई, फिर यूरोपियन यूनियन का एक बयान आया और अब बाइडन का। ये जो पूरी सिलसिले, ये जो कड़ी है, इसे मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ नाजरीन को। सीन ये है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बीबीसी ने कहा है कि बदला लेने का एक और तर्ज ये होगी, ये हो सकता है कि ईरान अपने उस साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादा जो हैं उन्हें ट्रिब्यूट के तौर पे, उनके रिवेंज के तौर पे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेज कर दे, वो उसे लॉन्च कर दे। तो दिस इज ऑल्सो अ रिवेंज, क्योंकि उन्हें मारा तो इसी काम के लिए गया ना। आप उनके किसी बंदे को मारेंगे तो उनका इतना नुकसान नहीं होगा। सेकेंडली, ईरान के पास ये सुनहरी मौका है, उनकी पार्लियामेंट ने भी इसलिए कानून पास किया, उनके पास ये सुनहरी मौका है कि बाइडन के आने से पहले पहले ये चाहते हैं कि ये हमारी तनसीबात को तबाह करें,
हम क्यों ना बाइडेन के आने से पहले पहले अपने एटमी प्रोग्राम के अंदर इतने एडवांस हो जाएं कि वो अनस्टॉपेबल हो जाए। क्योंकि बाइडेन तो आके अमन की बात करेगा, जब बाइडेन ऑफर करेगा तो फिर ईरान भी जारी बात है उसके साथ कशीदगी नहीं चाहता। तो ईरान इस पूरे टाइम को गोल्डन पीरियड के तौर पे यूज कर रहा है। अब जो यूरोपियन यूनियन है उसके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं फॉरेन अफेयर्स के, उनका जो बयान आया कल वो बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने एक बात बड़ा इनडायरेक्टली, यानी इसकी जिम्मेदारी तो अभी तक किसी ने कबूल नहीं की कि मोहसिन फखरीजदा को किसने मरवाया, लेकिन उनकी बात बड़ी वाज़ेह थी कि सबको पता है किसने मरवाया लेकिन किसी को नहीं पता। उनका बयान जो था वो ये था कि killing of nuclear scientists won't stop Iran from becoming a nuclear state, and everyone should keep this in their mind कि ईरान का न्यूक्लियर साइंसदान मारने से ये ना सोचें कि ईरान कभी न्यूक्लियर ताकत नहीं बनेगा, बल्कि इसकी आड़ में वो ज्यादा जल्दी बन सकता है। उन्होंने मजम्मत की इसकी और पैगाम दिया। उन्होंने कहा ये पैगाम उनके लिए है टू whom it may concern, पूरे वेस्ट को, जो नया अलायंस बना हुआ है सऊदीया, इसराइल और यूएई और अमेरिका का। इस सूरत हाल के अंदर ईरान के पास अगर देखा जाए तो ये बड़ा सुनहरी मौका है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मजीद तेज करे, एनहांस कर दे। अच्छा मखदूम साहब, हम चूंकि हमारे नाज़रीन इंतजार कर रहे हैं, आखिरी सवाल की तरफ जाते हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद जो पाकिस्तान के बड़े फेमस एंकर हैं, उन्होंने इस खिता के हवाले से क्या अहम इंकिशाफ किया है, वो हमारे नाज़रीन साथ आप शेयर करें। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान की काबीना के एक रुकन, वो गैर मुल्की भी हो सकते हैं, वो डुअल नेशनल भी हो सकते हैं, वो इसराइल का दौरा कर चुके हैं, खुफिया, अ सीक्रेट टूर ऑफ इसराइल, तल अवीव गए हैं वो। अब मैं आपको इसके अंदर दो तीन चीजें बताना चाहता हूं। एक तो उनका जिसकी तरफ इशारा है वो सबको पता है, इमरान खान का करीबी भी हो, काबीना का रुकन हो और वजीर का लफ्ज इस्तेमाल ना हो, यानी स्पेशल असिस्टेंट हो, फिर इमरान खान का करीबी हो और डुअल नेशनल हो, जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तो तल अवीव जा नहीं सकता, तो उसके पास फिर शायद मसूद साहब का जिसकी तरफ इशारा था वो सबको पता है कि कौन सा यूके का पासपोर्ट पे कौन गया होगा। लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूं कि इससे पहले एक और खबर सोशल मीडिया पे चलाई गई और ये पूरी कड़ी है अफवाहों की। ये अफवाहों की कड़ी है। पहली अफवाह थी कि फौज इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहती है। एक इसराइली अखबार है, उसने कहा कि इमरान खान रुकावट है और एस्टेब्लिशमेंट इसराइल को तस्लीम करना चाहती है और इमरान खान कैन बी अ कोलेटरल डैमेज इन दिस, यानी इमरान खान को उड़ाया जा सकता है इस केस में। यानी उन्होंने ये कहने की कोशिश की, यानी वो ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उन्होंने मार्केट में इंड्यूस की। अब वो किस मामले पे आ गए हैं? अब शाहिद मसूद साहब की खबर से पहले एक और खबर आती है कि जब नियोम में इजलास चल रहा था तो पाकिस्तान का एक तैयारा पाकिस्तान से ओमान गया। एंड ओमान और इसराइल रिलेशंस आपको पता है कि ओमान सबसे पहले नॉर्मलाइज करने वाला मुल्क है। तो ये एक माहौल बनाया जा रहा है। पहले इमरान खान टारगेट होता है, फिर इमरान खान और मिलिट्री के ताल्लुकात टारगेट होते हैं, और तीसरे नंबर पे अब इमरान खान की अपनी टीम टारगेट होती है। इसके अंदर डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने पता नहीं किस बेस पे ये सब कहा, लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूं कि मेरा जहन भी इसे मानने को तैयार इसलिए नहीं है कि उन्होंने कहा कि इमरान खान तो कहते हैं कि उन्हें इंटेलिजेंस एजेंसियां सब कुछ बताती हैं, लेकिन ये बात इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी नहीं पता होगी। वो बात भी थोड़ी सी मुझे हजम नहीं हुई। तो मुझे जाती तौर पे लगता है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द ग्रेटर प्लान, क्योंकि देखिए एक तीर से दो तीन शिकार कर रहे हैं और पहली बात में वो सबसे बड़ी चीज में कामयाब हो गए। इसराइल की लॉबी ये सारी बातें यहां पे चलवा के, कुछ हैंकर्स को इस्तेमाल करके, ये पूरी डिबेट करके एक चीज के ऊपर वो लोग कामयाब हो गए और इसे उनकी तारीखी कामयाबी कहा जाना चाहिए। वो है कि वो लोग पाकिस्तान में डिबेट जरूर स्टार्ट करवा चुके हैं कि इसराइल तस्लीम होना चाहिए या नहीं, इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, क्योंकि दिस इज नॉट अ डिबेटेबल इशू, क्योंकि अपेरेंटली तो फायदा ही फायदा है। लेकिन मसला यह है कि हम फलस्तीनियों के खूने नाहक का सौदा करके, दुनियावी फायदा देख के, ट्रेड के फायदा देख के इसराइल को तस्लीम करते हैं, तो हम दुनिया को किस मुंह से कहेंगे कि कश्मीरियों के मामले के ऊपर तुम भारत के साथ तिजारती अपने मफाद ना देखो, तुम इंसानियत देखो, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी ओवर बिजनेस, ह्यूमैनिटी ओवर ट्रेड का तो हमारा अलाप जो है वो खत्म हो जाएगा। तो मसला यह है कि दिस इज नॉट अ डिबेटेबल इशू, बट दे आर सक्सेसफुल इन दिस थिंग कि उन्होंने इसकी डिबेट स्टार्ट कर दी हुई है और मुल्क में डिबेट चल रही है। थड़ों से लेके ऐवानों तक ये बात हो रही है कि फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। अलबत्ता ये बात फायदे नुकसान से आगे बहुत ऊपर की है, एंड इट इज बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस। मेरिट्स और डीमेरिट्स और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से बहुत ऊपर की है और असूली मौकफ की बात है। तो लेकिन दे हैव बीन सक्सेसफुल डिबेट स्टार्ट करवाने में एटलीस्ट।
जी, बहुत शुक्रिया मखदूम साहब। हम आने वाले दिनों में भी आपसे इस हवाले से, खित्ते के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से मज़ीद भी आपसे आप तेज़ी से हम जो है वो लेते रहेंगे। नाज़रीन, ज़रूर इंशाल्लाह। उम्मीद है आज का जो हमारा शो है वो आपको पसंद आया होगा। आपका मेज़बान नसीर बुखारी, CNN पाकिस्तान की तरफ से आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।